हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज चौधरी और आज हम सीखेंगे आपके फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भाई ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत सारे थ्योरी के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर हमारे को अच्छे से सीखना जरूरी भी है क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आप यहाँ से आगे निकल करके फाउंडेशन वगैरह में जाते हैं तो दोबारा से अगर कॉम्पिटिटिव वगैरह की भी आप तैयारी करोगे तो यार वहाँ के लिए भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। अब अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो बेसिकली हम करंट को डील करने वाले हैं कि करंट के फ्लो को कौन सपोर्ट करता है, कौन अपोज़ करता है और ये फ्लो किस तरह से होता है। ठीक है? चलो ये तो थी बेसिक सी बात। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को। ठीक है? आर यू रेडी? यस ऑफ कोर्स। चलो, अब सुनो। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ यार, सबसे पहले हमारे को सीखना ज़रूरी है। जैसे आप समझो करंट क्या है? तो यार करंट बेटा होता है चार्ज का फ्लो। यानी क्या मैं बोल सकता हूँ फ्लो ऑफ चार्ज। तो बात समझ आती है कि भाई चार्ज क्या है, पहले वो तो क्लियर आउट कर दो। चलो, उसी को सीखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास 3 एटम्स है हमारे पास। बेटा सुनना, ठीक है? अब देखो ज़रा, अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सपोज़ इस एटम के अंदर 10 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 ही बेटा प्रोटॉन्स हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जस्ट इक्वल होता है, बस मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, बस साइन ऑपोजिट हो जाता है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसको मैं बोल सकता हूँ कि डेफिनिटली ये कैसा होने वाला है बेटा? न्यूट्रल। ठीक है? अब इसके अंदर और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और जो प्रोटॉन का नंबर था, भाई प्रोटॉन तो एक्सचेंज होते नहीं, सीधी सी बात है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया बेटा ज्यादा प्रोटॉन से, सीधी सी बात है यार। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ही न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। इसका मतलब ये जो चार्ज है इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर मैं बात करूं कि नहीं इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, अरे लूज कर दिया, सपोज इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचे, प्रोटॉन का कोई एक्सचेंज होता नहीं है। अब इसको क्या बोलने वाले हो? तो अब इसको कैसा चार्ज बोलोगे? ये कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। नोटिस करो ना, नोटिस करो ना कि जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को या तो गेन किया या तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके पास क्या गया? चार्ज। आप न्यूट्रल को बोलने लग गए चार्ज। इसका मतलब बेटा कि चार्ज बॉडी मतलब क्या? ये चार्ज का मतलब क्या? लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट? चार्ज। अरे सही है क्या? चलो ये तो तुम्हारे पास बेसिक हो गया। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर सीखते हैं। तो ये जो चार्ज है, अगर मैं बोलूं कि ये किसी कंडक्टर के अंदर है, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक तरह से चार्ज ही तो है मेरे भाई। और इसका जो फ्लो होगा बेटा, इसको अपन क्या बोलने वाले हैं? करंट। तो क्या चार्ज का फ्लो ही क्या मैं करंट बोल सकता हूं? डेफिनेटली। क्या इसका मतलब क्या मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी करंट बोल सकता हूं? डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि दोनों ही कौन है? चार्ज। और सुनो ना, क्या बोला तुमने? इट इज द नेट चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। आपने इसी को क्या नाम दे दिया बेटा? करंट। इसका मतलब आई इक्वल टू क्या बोल दूंगा? क्यू अपॉन टी। क्यू को आपने फ्लो ऑफ चार्ज बोलो और टाइम है तो भाई ये ठीक है। चलो बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलो अब ये जो यूनिट होती है बेटा यहां पर, दैट यूनिट इज हाँ एम्पियर। अच्छा याद करो, जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी, क्या उसमें एक करंट भी होती थी? यस। याद है क्या सातों के नाम? हाँ, रिकॉल कर लेना। ठीक है, चलो तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? एम्पियर। चलो अब देखो, कोई एक सर्किट है, सर्किट में देखो पहचानना सीखो क्या क्या चीज क्या होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन बैटरी। ये है बेटा हमारे पास बैटरी। दिस वन इज कॉल्ड की। ये है अमीटर, ये है बल्ब और ये है आपका रजिस्टेंस। ठीक है, चलो ये तो बेसिक हो गया जो हमारे को आगे पढ़ने का है। यूनिट देख लो बेटा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज के लिए आप यूज करोगे कूलम, टाइम के लिए यूज करोगे सेकंड। ध्यान रख लेना, टाइम के लिए आप यूज करोगे सेकंड। वो आगे जब न्यूमेरिकल देगा कहीं ना कहीं टाइम को या तो मिनट में देगा या तो आवर्स में देगा। आपको चेंज करना पड़ेगा उसको किस में? सेकंड में। ठीक है, ये बेसिक सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। आई थिंक अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगला आता है हमारे पास कि यार चार्ज का फ्लो हो तो रहा है, पर क्यों हो रहा है? कोई तो वजह होगी, है ना? ठीक है, अब अगर कोई तो वजह होगी, कोई तो मजबूरी होगी इसके फ्लो होने की, तो वो वजह क्या है, वो मजबूरी क्या है मेरे भाई? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस समझो जरा क्या बोल रहा हूं। देखो यहां पर थोड़ा सा अपन इसको साइड में समझते हैं। देखो इसके एक कोई कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वही जिनको चार्ज आप बोल रहे थे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने इस जगह पर हाई पोटेंशियल लगा दिया,
इस जगह पर आपने लो पोटेंशियल लगा दिया। अब ये लगाओगे कैसे? तो मेरे भाई इसको आप कनेक्ट कर दोगे एक बैटरी से, ठीक है? आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है? अब सुनो, इसको अगर मेरे को मूव कराना है, इन इलेक्ट्रॉन्स को मेरे को मूव करवाना है, ठीक है? या इन चार्जेस को मूव करवाना है, तो सीधी सी बात है मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा थ्रू द बैटरी। अरे सही है क्या? और अगर मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा बेटा थ्रू द बैटरी, तो कहीं न कहीं यही है वर्क डन, और यही जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, वन पॉइंट टू अदर, वन पॉइंट टू अदर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। अरे सही है क्या? ठीक है। तो V इक्वल्स टू क्या मैं बोल दूंगा? देखो, चार्ज को, यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कराने के लिए जो हमारे को वर्क डन करना पड़ेगा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट क्या हो जाएगी? वर्क डन के लिए क्या यूनिट यूज करते हो बेटा? जूल, और चार्ज के लिए आप कूलम यूज करते हो, जो कि आप पहले से पढ़ के आ चुके हो, ठीक है? अब इसको मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, तो भाई पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमारे को वोल्ट मीटर यूज करना पड़ेगा। इसमें स्पेशल बात नहीं है। कनेक्टेड पैरेलल में क्यों है, मैं आगे सिखा रहा हूं, ये बस एडवांस में लिख दिया गया है, आगे मैं दोबारा से इस पे आऊंगा, ठीक है? अब चलो थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो हमने रूल्स सीखे अभी तक। अगर मैं बात करूं तो हमने क्या क्या फॉर्मूला सीखा? हाँ आई बोलो। आई इक्वल टू हमने क्या सीख लिया? Q अपॉन टी। V इक्वल टू हमने क्या सीख लिया? W अपॉन Q। दो फॉर्मूले अभी तक हम सीख करके आ चुके हैं। इसमें आई डोंट थिंक बेटा मेरे किसी भी तरह की कोई समस्या होनी चाहिए तुमको, है क्या? नहीं है? आता ना। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। अरे नाटक शुरू हो गया ना। मैंने क्या बोला था बेटा? यहां पर क्या यूज करते थे? कूलाम पर क्या? सेकंड। यहां पर किसमें गिवन है? मिनट में। तो चेंज कर लेंगे, ठीक है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है? फॉर्मूला लगा दो। Q इक्वल टू क्या बोल दोगे? I इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.5। टाइम की वैल्यू किसमें रख दूं मेरे भाई? क्या है? कितने मिनट है? 10। 10 मिनट से काम चल सकता है क्या? नहीं मेरे बेटे। 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 सेकंड। अरे सही है क्या? ठीक है। करंट के लिए आपने क्या यूनिट यूज कर ली? एम्पियर। टाइम के लिए क्या यूज कर लोगे? सेकंड। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। तो ये हो गया 5 और ये कितना हो गया? 300। तो कितना हो जाएगा बेटा? 300 एम्पियर सेकंड, या फिर इसी को 300 कूलॉम भी बोल सकते हैं, ठीक है? कुछ भी यूज कर सकते हैं, इट्स ओके। बोलो किसी भी तरह की कोई समस्या है क्या? नहीं ना। अब चलो आगे देखो। हाउ मच वर्क इज डन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, ठीक है? अपन ने क्या सीखा था? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, कि चार्ज को अगर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट चलाने का है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। अरे सीखा था ना। चलो अब सीखो जरा क्या बोल रहा हूं। तो हमने क्या सीखा था बेटा? V इक्वल टू हमने क्या बोला? W अपॉन Q, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस हमारे को क्या पूछा? हाउ मच वर्क इज डन। तो यहां पर देखो जरा, W इक्वल टू क्या बोल देंगे बेटा? V इंटू क्यू। V की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 12। चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो दैट इज कितना? 24। और वर्क डन की यूनिट हाँ कैसे कितनी? जूल। आई थिंक ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आप ऐसे ही कर लोगे, आंखें बंद करके भी ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है? चलो अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शुरू होता है, ठीक है, दैट इज ओम्स लॉ। अब अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, ठीक है, इट्स रिकॉर्डिंग। अब अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, सुनना, देखो सबसे पहले हमने सीखा चार्ज, चार्ज का फ्लो हुआ करंट, और उन चार्जेस को चलाने के लिए हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ी किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी बातें हम सीख के आ चुके हैं। अब हमारे को सीखना है ओम्स लॉ। अब देखो बेटा, हमने क्या बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा लगाओगे, अच्छा थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट के अंदर चलो। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, देखो ये कोई कंडक्टर है, ध्यान देना, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो, बस 30 सेकंड लूंगा और आराम से सीख लोगे। इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को चलाना है, इलेक्ट्रॉन्स को चलाना है, तो सीधी सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा तो वर्क डन होगा और ये चलेंगे। इसके मतलब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊं तो वर्क डन भी बढ़ेगा, तो करंट भी तो चार्जेस ज्यादा चलेंगे तो करंट भी ज्यादा चलेगी। आई थिंक कर पा रहे हो रिलेट। अब कोशिश करो ना, इसका मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो बेटा, तो पक्का करंट भी क्या होगी? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या हो रहा है? इंक्रीज। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, जैसे जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया वैसे वैसे वर्क डन भी इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे चार्जेस का फ्लो भी इंक्रीज हुआ। बेटा क्या मैं बोल दूं करंट भी इंक्रीज हुई? यस।
सही है क्या? इसका मतलब कि जैसे-जैसे दोनों ही बढ़ रहे हैं एक साथ में, क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों का जो रिलेशन है वो कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे सही क्या? इसका मतलब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ, बेटा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? कांस्टेंट, क्योंकि दोनों साथ में ही तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। यानी V बाई I इक्वल्स टू आपने क्या बोल रखा है बेटा? कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अरे सही है क्या? इसका नाम क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। ठीक है। तो V इक्वल्स टू हमने क्या बोल दिया? अब प्रोपोर्शनल टू अगर मैं बोल दूं प्रोपोर्शनल टू I, B प्रोपोर्शनल टू I, या V इक्वल्स टू क्या बोल दूं प्रोपोर्शनल को हटा करके I इंटू R, तो वही लिखा हुआ है हमारे को V इक्वल्स टू I इंटू R। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। V के लिए आप यूज कर लोगे वोल्ट, और क्या बोल दोगे? एम्पियर। एक और यूनिट सीखो ना, क्या वोल्ट के लिए तुम पीछे बोल के नहीं आए थे क्या? W अपॉन Q, क्या जूल पर, हाँ क्या कूलम्ब, और साथ में क्या बोल सकते हो? एम्पियर। जो मर्जी है बोलो, इट्स ओके। ठीक है। अच्छा, R इज कांस्टेंट इन गिवन वायर। ठीक है, अब सुनो क्या मतलब है इसका। देखो जरा, ये है आपके पास कंडक्टर, इसके अंदर है बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन को चलना जितना आसान है, चलना जितना आसान है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जितना इजीली चल पाएंगे, मैं बोलूंगा कि इसकी प्रॉपर्टी है अच्छे कंडक्टर की। इसका मतलब बहुत कम होगा क्या इसमें? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज काइंड ऑफ अपोज। अपोज किसका? चार्ज के फ्लो का। अरे चार्ज का फ्लो क्या है बेटा? करंट। तो अपोज किसका करेगा? अगर चार्ज के फ्लो का अपोज कर रहा है, डेफिनेटली किसका अपोज करेगा? करंट का करेगा। अरे सही सही है क्या? सीख रहे हो क्या? ठीक है। तो आर इज कांस्टेंट इन गिवन वायर, सीधी सी बात है, क्योंकि एक वायर जिस मटेरियल के अंदर बना हुआ है, जिससे बना हुआ है, जिस मटेरियल से बना हुआ है, क्या मैं बोल सकता हूं कि उसकी प्रॉपर्टी एक ही टाइप की होगी, अपोज करने की या सपोर्ट करने की जो भी होगी, पर क्या मैं बोल सकता हूं कि वायर के लिए तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट इन गिवन वायर। ठीक है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज, हाँ किसका अपोज करना है बेटा? चार्ज के फ्लो का। टू अपोज चार्ज फ्लो, टू अपोज चार्ज फ्लो। अब बोलो किसी भी तरह की कोई दिक्कत है यहां पर? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको पूरी स्लाइड पढ़नी पड़े, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पर किसी भी तरह को कोई डाउट नहीं रखना है, क्योंकि हमें सीधी सी बात है कि पूरे फिजिक्स को या पूरी साइंस की बात करूं, फिजिक्स छोड़ो, पूरी साइंस की बात करूं, तो हमें उसको बहुत तमीज से क्लियर करना है। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, अब एक आता है, सुनो ना, कि रेजिस्टेंस आपने यूज तो कर लिया। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे को करंट को ज्यादा रखना था, या कई बार करंट को कम रखना था। अच्छा, करंट को कंट्रोल कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? रेजिस्टेंस। सही है क्या? तो एक मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरी करंट कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए। इसका मतलब मेरे को जो रेजिस्टेंस है, कभी ज्यादा कर दूं, कभी कम कर दूं। आपने ही तो बोला कि सर जो रेजिस्टेंस होता है वो वायर के मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब बीच में मैं वायर तो चेंज कर नहीं सकता, जस्ट टू चेंज द रेजिस्टेंस, नहीं कर सकता ऑब्वियसली। तो हमने एक तरीका निकाला, हमने बोला कि भाई रियोस्टेट क्यों नहीं यूज करते। ठीक है, तो रियोस्टेट क्या है बेटा? एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्यों? टू कंट्रोल क्या? करंट को ना। सीखो इसका मतलब, अगर रियोस्टेट की बात करूं बेटा, तो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है यूज टू रेगुलेट क्या? करंट। ठीक है, अब समझो, देखो अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करना बेटा। ये बल्ब कब जलेगा? जब ये बैटरी से कनेक्ट होकर के ये सर्किट पूरा हो जाए। ध्यान देना, जब ये सर्किट पूरा हो जाए। याद करो, अगर तुम इसको उठा करके इस तरफ लगा दो, देखो यहीं से बढ़ा करके, और अगर तुमने इसको यहीं पर लगा दिया, यहां पर लगा दिया, एक बात बताओ, क्या कोई रेजिस्टेंस यूज आया कि नहीं आया? नहीं आया। देखो करंट यहां से चली, यहां को आई आई आई, और जैसे ही आपने रियोस्टेट को यहां लगाया, ये यहां से ऐसे ऐसे चली गई, रेजिस्टेंस मेरा यूज ही नहीं आया। यस, पर अगर मैं यहां पर इसको, पर अगर मैं इस रियोस्टेट को इस जगह पर रख रहा हूं, देखो तो करंट आएगी आएगी आएगी, अब यहां से गई, क्या इतना यूज आया कि नहीं आया बेटा? आया। इसका मतलब अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और है। मैं चाहता हूं कि नहीं, करंट और रेगुलेट कर पाऊं, तो मैं क्या करूंगा? देखो उस टाइम में इसको इस जगह से कनेक्ट कर दूंगा। अब देखो करंट आई आई आई, क्या पूरे रेजिस्टेंस में से पास हुई है? डेफिनेटली पास हुई है। इसका मतलब इस टाइम रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरा मैक्सिमम, और जो करंट हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? मिनिमम। तो इसका मतलब जो रियोस्टेट है बेटा, ये क्या करने के काम आता है? करंट को रेगुलेट करने या कंट्रोल करने, सिंपल सी बात है, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये डिपेंड कैसे करता है? रेजिस्टेंस को हमने पढ़ तो लिया कि अपोज करता है,
हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा तो हम उसको रियोस्टेट बोल देंगे। अच्छा सीखो ना, एक बार तुमने बोला क्या क्या, सुनो। चार्ज हम पढ़ के आ चुके हैं। करंट यस, पोटेंशियल डिफरेंस यस, क्लियर था क्या, यस। तो रेजिस्टेंस क्या था, अपोज कर रहा था, ठीक है। और उसकी डिपेंडेंसी कैसी है वही तो हम पढ़ने जा रहे हैं। रियोस्टेट हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया था। इतनी बातें हम पढ़ के आ चुके हैं, बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। मैं एक बात तुमको बता दूं कि चैप्टर को इस तरह से पढ़ा करो कि तुम्हारे को ऐसा लगे कि यार बस अब मेरे को ज्यादा रिवीजन नहीं करना, मेरे को मैथ्स वगैरह पे ध्यान देना है। जो भी टाइम है या जो भी हमारा टाइम होगा, हमारे को यूज करना है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम मैथ वगैरह को दे पाए, इंग्लिश वगैरह को दे पाए। यहां पर हमारे को अच्छे से सीखना यह है कि अब बस एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ेंगे, एग्जाम के पहले भी पढ़ लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। समझ आए कि नहीं है, ठीक है। चैप्टर को इस तरह से पढ़ने का है, मुझसे पढ़ो या जिससे भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना करो कि जब भी पढ़ो बिल्कुल अच्छे से सीरियस होकर के पढ़ो। बाकी टाइम अपन एंजॉय करेंगे, कोई बात नहीं है ऐसा, ठीक है। पर जब तक पढ़ रहे हैं तब तक पढ़ रहे हैं, और जब चिल कर रहे हैं तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है हमारे को, और जब पढ़ रहे हैं तो चिल करने से कोई मतलब नहीं है। सही है क्या, मल्टीटास्किंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज करेंगे अच्छे से करेंगे, दैट्स इट। सही है क्या, आगे बढ़े, ठीक है। अब सुनो, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये जो रेजिस्टेंस है, आपने पीछे क्या पढ़ के आए हो कि अगर जो भी नेचर ऑफ मटेरियल होगा, या आपने अगर एक सेम मटेरियल रखा है बेटा, तो रेजिस्टेंस तुम्हारा कैसे रहने वाला है, सेम। तो मेरे भाई रेजिस्टेंस रहने वाला है सेम। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी क्या सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर ही होती है? नहीं भाई, मटेरियल जो बन है उसको हमने किस तरह से किस डिजाइन में लेकर के आए हैं उस पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है। क्या मतलब है वही तो मैं सिखाने जा रहा हूं, आ जाओ ना। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, जो रेजिस्टेंस है, लेट्स से देखो जरा यहां, ये है मेरे पास कोई वायर, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं, क्योंकि बेटा जो रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं कहीं ना कहीं वो भी वायर के अंदर की ही प्रॉपर्टी है, कंडक्टर के अंदर की ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। ठीक है, देखो जरा, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर, और इसी के अंदर अपोज करने की भी प्रॉपर्टी है, उसी को रेजिस्टेंस बोल दिया। इसको मैं बोल रहा हूं लेंथ एल, इसका एरिया है ए, ठीक है। अब सुनो, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस की लेंथ होगी, रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा, मतलब समझो, जितना ज्यादा आपने इसका लेंथ रखा, चार्जेस को उतना ही दूर तक चलना पड़ रहा है, मुश्किल से, आसान नहीं है उनके लिए चलना। इसका मतलब उस टाइम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा। एरिया आप जितना कम रखोगे, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। समझो ना, बहुत ही नैरो सी गली है भाई, उसमें अगर बहुत सारों को चलना है तो दिक्कत आने वाली है। इसका मतलब रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। इसका मतलब जो रिलेशन है वो आया कैसे, देखो, आर प्रोपोर्शनल टू आपने बोल दिया एल, आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं बेटा, तो आर प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेकर के आते हैं, तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा रो L/A, ठीक है। रो को अगर मैं बात करूं तो हम बोलते हैं रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। समझो जरा, आप अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल में आ रहा है, तो रेजिस्टेंस के जैसा ही कुछ है जो बढ़ना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्या, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। देखो रेजिस्टेंस के जैसा बोला, रेजिस्टेंस नहीं बोला, ठीक है। इसका मतलब आर अब जो होगा ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, रो के, सॉरी, ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ कंडक्टर, दैट इज व्हाट बेसिकली एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल जो होता है बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट यानी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो अगर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल की बात करूं तो किस पे डिपेंड करेगा, हाँ बोलो, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अरे क्लियर है क्या, जैसे जैसे अपने मटेरियल बोला उसका रेजिस्टेंस बदला, क्यों बदला, क्योंकि रेजिस्टिविटी चेंज हो रही थी। तो वो जो बात उसने बोली थी पीछे, याद करो कि रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल जो होता है वो नेचर, सॉरी,
जो रेजिस्टेंस होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि कौन डिपेंड कर रहा है उस पर? रेजिस्टिविटी। और ये कौन सा रिलेशन है इसके इनके बीच में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो ये तो हो गया तुम्हारे पास। अब देखो जो रो होता है रेजिस्टिविटी होता है, जो मेटल्स हैं, एलॉयज हैं, इनके लिए लो रेजिस्टिविटी होती है। भाई मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनमें, फ्री इलेक्ट्रॉन से बेटा तो करंट का फ्लो इजीली कर पाएंगे, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। इसका मतलब इनमें बोल सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो नेगेटिव में ही आ रही है, बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा इंसुलेटर्स, नाम से ही पता चल रहा है यानी ये करंट का अपोज बहुत ज्यादा करेंगे, चार्जेस का फ्लो का अपोज बहुत ज्यादा करेंगे, तो सीधी सी बात है इनका मैं बोल दूंगा कि जो रेजिस्टिविटी है दैट विल बी वेरी हाई। ठीक है, चलो आई थिंक ये बेसिक था, हमने सारा कुछ क्लियर कर लिया। तो यहाँ पर देखो एक हमने फॉर्मूला क्या सीखा, आर इक्वल टू हमने सीख लिया बेटा रो एल अपॉन ए। रो को क्या बोल रहे थे? हाँ जल्दी बोलो, हाँ क्या? रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। और ये जो रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है बेटा ये डिपेंड किस पे कर रहा था? मेरे को बताओ किस पे डिपेंड कर रहा था? तो बेटा ये जो था ये डिपेंड किस पे कर रहा था? नेचर ऑफ मटेरियल पे कर रहा था। आई थिंक बेटा क्लियर कर पा रहा हूँ क्या मैं इन सारी बातों को? अरे तुम समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? ठीक है, चलो अब तुमने सीख लिया तो अब आ जाओ अपन आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या बढ़ेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब विल ड्रॉ। अच्छा ये पावर का क्वेश्चन है भाई। इफ रेजिस्टेंस ऑफ इट, नहीं ठीक है, हाउ मच करंट विल ड्रॉ। ठीक है, तो चलो इसको निपटा लेते हैं अपन। ठीक है, अब देखो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज कितना? 1200। कितना करंट ड्रॉ करेगा? तो कुछ नहीं यार, बी इक्वल टू हमने ओम्स लॉ क्या पढ़ा था बेटा? आई इंटू आर। वी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 220। कितनी करंट ड्रॉ करेगी वही तो चाहिए। आर की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, तो आई थिंक ये तो कर लोगे। ठीक है, हाउ मच करंट बिल एन इलेक्ट्रिक, ये तो हमने कर लिया। इफ द रेजिस्टेंस, अच्छा हीटर की अगर बात करें, ठीक है, हाउ मच करंट बिल एन इलेक्ट्रिक हीटर coil draw from 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर coil इज इतना। ठीक है, तो वही फिर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू, तो भाई सेम सोर्स से यूज कर रहे हैं 220 वोल्ट वाला ही। आई की बात करें हमारे को चाहिए आर की वैल्यू है इतनी, तो आई थिंक ये तो बेसिक है, इसमें तो कोई इशू है नहीं आपके पास। ठीक है, आई थिंक ये ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा है। आई थिंक प्रिंटिंग वगैरह मिस्टेक है, सो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन terminals of electric heater is 60 volt when it draws a current of 6 ampere from the source. ठीक है, what current in the heater draw if potential difference is increased to 120? अब समझो, पहले इसने क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 60 वोल्ट, उस टाइम करंट ड्रॉ कर रहा है बेटा 4 एम्पियर। ठीक है, तो चलो जितना बोला पहले उतना कर लेते हैं। तो V इक्वल टू मैंने क्या कोशिश की कि मैं क्या लगा दूं? I इंटू आर, क्योंकि मेरे को लगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की बात कर रहे हैं तो मैं यही लगा देता हूं। चलो देखो क्या निकल के आता है। V की बात कर दी मैंने 60, I की वैल्यू है 4, रेजिस्टेंस मेरे को नहीं पता 4 और 15, यानी कि R की जो वैल्यू आ गई बेटा कितनी आ गई? तो आपके पास 15 ओम, 15 ओम हमारे पास आ गई। और हमने ये पढ़ा था कि अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा भी दिया तो भाई वायर के रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार हीटर डिजाइन हो गया तो रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा अगली बार अगर मेरे को पूछेगा बी इक्वल टू बताओ आई इंटू आर, अब पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना बढ़ा दिया बेटा? आपने बढ़ा करके इसको 120 कर दिया। आई की वैल्यू कितनी है वही तो मेरे को बता नहीं है, वही तो पूछा है। आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 15, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? कितनी? हाँ बोलो कितनी? 8 एम्पियर। एक चीज नोटिस करो, पीछे आपने पढ़ा था सबसे पहले पहले जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था कि जब जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, हाँ करंट बढ़ेगी। यहां देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्या कर दिया था? 60, और वहां पर रिलेशन क्या आ गया था? हाँ बोलो, V प्रोपोर्शनल टू क्या बोल दिया था आपने? I इंटू आई, चाहे ओम्स लॉ में ही देख लो, B प्रोपोर्शनल टू I, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन था। यहां देखो पोटेंशियल को आपने कितने टाइम्स कर दिया? 2 टाइम्स, तो I भी कितने टाइम्स हो गई? 2 टाइम्स। देखो 4 से ये सीधे कितने एम्पियर आ गई? 8 एम्पियर, क्योंकि आपने इसको 60 से कितना कर दिया? 120। आई थिंक ये तो बेसिक है यार, क्लियर होना चाहिए। ठीक है क्या बेटा? चलो अब ये आपके पास हो गया। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। रीजन ये है बेटा कि मेरे को डायमीटर नहीं रेडियस की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? सिखा दूं।
तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ बोलो, पहले इसको चेंज कर लो। R क्या हो जाएगा? डायमीटर का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.15 क्या बोल दूं mm, या इसी को चेंज कर लो 15 इंटू 10 टू पावर माइनस, ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10 पावर माइनस 3 ये था, और ये दो पॉइंट को इधर लेकर के आओगे, कितना हो जाएगा? -5 मीटर। जो भी होगा देख लेंगे, पहले ये बताओ, बेसिक क्लियर करके चलो, ठीक है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, ठीक है, यूजिंग टेबल 11.2 प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला तो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले चलो फॉर्मूला देखो, R इक्वल टू क्या बोलोगे बेटा? रो एल अपॉन ए। अब न्यूमेरिकल करते हुए बच्चे गलती क्या करते हैं समझना, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे जहां पर थोड़ा सा दो चार डेटा तुम्हें रखने की जरूरत पड़ रही है, सबसे पहले फॉर्मूले को मॉडिफाई करो जो तुम्हें चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू लास्ट में डालो, वरना क्या होगा कि आप अननेसेसरी यहां पे कैलकुलेशन में उलझते चले जाओगे। तो रो इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? बोलो आर ए अपॉन एल। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू बोलो कितना हो गया? 26। ए की वैल्यू क्या होगी? तो वायर जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, अगर यहां से कट करोगे तो सिलिंड्रिकल है, पर अगर मैं इस जगह को देखूंगा तो मेरे को ये क्या दिखेगा? ये तो मेरे को सर्कल दिखेगा। इसका मतलब क्या बोल दूंगा इसको मैं? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं लेंथ की बात करूंगा तो लेंथ की वैल्यू हमारे को गिवन है, कितना? 1 मीटर गिवन है, ठीक है। चलो ये तो हमारे पास हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी। क्लियर है क्या? और रेजिस्टिविटी को हम टेबल बेस से मैच कर लेंगे कि किसके हिसाब से मैच कर रहा है, देन हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आता है हमारे पास सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, अब बेटा हमारे पास जो अगला आता है दैट इज सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये जो रेजिस्टेंस थे इनको हम किस तरह से जोड़ेंगे, किस तरह से घटाएंगे, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है इनको मिला करके, ठीक है। तो हम इसी को सीखने जा रहे हैं। तो सुनना, सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस, अब इसके कॉम्बिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है बेटा पैरेलल। कैसे क्या होता है सीखो। अगर मैं इनको ऐसे जोड़ दूं, देखो ऐसे इसमें कंबाइन करके बहुत सारे जोड़ दूं, 1 बाई 1 तो ये कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल। और अगर मैं इनको ऐसे लाइन में जोड़ता चला जाऊं तो ये हो जाता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे होता है, क्या होता है? क्योंकि ये डेरिवेशन भी आएगा लिखने को, तो हमारे को लिखने आना चाहिए। खास बात है क्वेश्चंस में भी, न्यूमेरिकल्स में भी हमारे को डील करने आना चाहिए। तो जितने अच्छा सीखेंगे कॉन्सेप्ट को, उतना ही अच्छा हम आपको, या आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। चलो अब अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं बेटा, तो देखो रेजिस्टेंसेस आपको ऐसे दिख रहे हैं, R1 R2 और ये आपका हो गया R3। तीन रेजिस्टेंसेस हैं, मैंने बोला 1 बाई 1 जुड़े हुए, तो इनको आप कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन को नाम क्या दोगे? पैरेलल, ठीक है। अब देखो, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जुड़े होंगे, कौन? रेजिस्टेंसेस, तो इनका जो पोटेंशियल होने वाला है बेटा वो होने वाला है सेम। क्या बोला? तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल विल बी सेम, ठीक है। चलो यहां पर आपने कोई बैटरी लगाई, इसका पोटेंशियल था V, इसका मतलब कि ये सारे के सारे तीनों ही पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब तीनों का ही पोटेंशियल कैसा है? सेम। इसका मतलब अगर पोटेंशियल सेम तो मैं पोटेंशियल को मेजर कहीं पर भी कर सकता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसीलिए अब याद आया, पीछे मैंने एक लाइन बोली थी कि बेटा जो भी आपका पोटेंशियल है, या मैं बोलूं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हो? वोल्ट मीटर। उसको कहां कनेक्ट करोगे? सीरीज में कि पैरेलल में? मेरे भाई कैसे करने वाले हो? पैरेलल में। क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल कैसा है? सेम। आई होप कि ये तो क्लियर होगा, ठीक है। अब सुनो, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इन पैरेलल पोटेंशियल इज व्हाट? कांस्टेंट। और मैं बोल दूं दैट्स वाई वोल्ट मीटर इज ऑलवेज, हाँ क्या बोलूं, कनेक्टेड कनेक्टेड इन कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलो बेटा किसी भी तरह की कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। अब सीखो, ये वोल्ट मीटर है, इसको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां पर ये अमीटर भी लगा हुआ है, इसकी बात मैं आगे करूंगा। सबसे पहले बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं? क्या 1 बाई 1 पोटेंशियल कैसा हो गया? सेम, दैट्स इट। आगे जो है तो देख लेंगे, पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, बैटरी से करंट जो चल रही है वो किधर से बैटरी से जो बेटा करंट चलेगी
ठीक है, यहां देखो, बैटरी से जो करंट चलेगी, आई करंट, ये इस तरह से चल के चली गई और यहां पर चली आई। ठीक है, अब नोटिस करो, जो यहां से करंट गई है आई करंट इस जगह पर, उसके जाने के बेटा तीन रास्ते हैं। ऊपर वाले R1 में भी जाएगी, R2 में भी जाएगी, R3 में भी जाएगी। तो सिर्फ ज्यादा किस में जाएगी बेटा? उन रास्तों पर। जैसा होता है ना कि लाइफ में हम, हमारे पास जब कुछ रास्ते होते हैं तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हम उन्हीं पर चलने की कोशिश करते हैं जो सबसे आसान हो। वो अलग बात है कि वो रास्ते हमें कहाँ तक ले जाएंगे ये हमें पता नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आसान रास्ते हैं वही हमेशा करेक्ट हो। ठीक है क्या? अरे बहुत सीरियस बात कर ली हमने, आ जाओ सीखते हैं। तो ये जो आई करंट थी, इसके यहां पर डिवाइड होने के तीन तरीके थे। नहीं, डिवाइड होने से आप नहीं, ज्यादा नहीं सोचे। ठीक है, तो आई जो थी ये तीन बातों में गई। आपने बोला I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई बेटे, और I3 यहां चली गई। देखो लास्ट में आकर के यहां तीनों के तीनों मिल गए, और लास्ट में करंट फिर भी कितनी निकली? आई। तो इस जगह पर एंटर भी हुई आई करंट, आकर के मिल भी निकल भी गई कितनी? आई करंट। सही है क्या? ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं आई को बोलूं तो क्या आई जो है ये I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगी? डेफिनेटली हो जाएगी। चलो यही तो है, हमने इतना ही सीख करके चले। तो डेरिवेशन की अगर मैं बात करूं तो I इज द टोटल इनकमिंग करंट डिवाइडेड इन द गिवन रेजिस्टेंस। इक्वली डिवाइडेड है क्या? नहीं मेरे भाई, रेजिस्टेंस सारे अलग अलग हैं, तो अपोज सबका अलग अलग, तो सब में करंट अलग अलग। पर मेरे को यह भी पता है कि इस रेजिस्टेंस में जितनी करंट आई है और जितनी जाएगी, इनकी वैल्यू तो सेम होने वाली है, पर इन रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन के अंदर वो अलग अलग होने वाले हैं। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूंगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। अकॉर्डिंग टू अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, क्या था ओम्स लॉ बेटा? हाँ, क्या बोला था आपने? B इक्वल टू I इंटू R। तो I इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? V अपॉन R। अब देखो, जो B होगा वो तो सेम है, क्यों? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पर क्या रेजिस्टेंसेस सेम है? नहीं। पक्का? अब मैं यहां पर सारे के सारे टोटल की बात कर रहा हूं। कैसे बात कर रहा हूं, क्या डील करने वाले, आ जाओ सीखते हैं। चलो, तो आपने क्या बोल दिया? आई जो टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? V अपॉन क्या हो जाएगा? आर टोटल। क्योंकि जब आप आई टोटल की बात कर रहे हो तो B तो सेम है, उसको अगर टोटल भी लिख दो तो कोई मतलब है नहीं, तो V अपॉन आर टोटल बोल दिया। यहां पर B आपने जो टोटल बोला, मेरे को पता है कि जो आर टोटल है वो कैसे जुड़े हुए? पैरेलल जुड़े हुए। बोल सकते हैं क्या? ऑब्वियसली बोलेंगे यार। ठीक है, तो आई कुछ तो आपने क्या बोला? I1 प्लस I2 प्लस I3। याद करो, जो ये कॉम्बिनेशन में, ये जो तीनों होते थे, ये जो आई होती थी, क्या वो इन तीनों में बेटा डिवाइड होती थी क्या? डेफिनेटली होती थी। और यही तो सीख के बैठे हो ना तुम। ठीक है, तो आई कुछ तो आपने क्या बोल दिया? I1 प्लस I2 प्लस I3। अरे कोई स्पेशल बात कर रहा हूं नहीं ना मेरे भाई। ठीक है, चल आई की बात करूं तो आई जो ये करंट होती थी, ये कौन सी करंट थी तुम्हारे पास? टोटल करंट थी। तो आई कुछ तो आपने क्या बोल दिया? V अपॉन आर। अब बेटा आर कौन सा? पैरेलल। क्यों? क्योंकि किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं? पैरेलल। क्या सेम होता है? पोटेंशियल। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, सीख पा रहे हो। चलो, तो आई कुछ तो क्या बोल दिया आपने? V अपॉन आर पैरेलल। V अपॉन क्या बोला आपने? I1 की बात करूं तो क्या बोल दिया आपने? B अपॉन R1। I2 की बात करूं क्या बोला? B अपॉन R2। I3 की बात करूं क्या बोल दिया आपने? B अपॉन R3। कोई स्पेशल बात कर रहे हो? नहीं ना। ठीक है, पोटेंशियल सब में सेम है बेटा, सबको काट दे। ठीक है बेटा, काटने को ज्यादा सीरियस मत होना, है ना? ठीक है, तो 1/RP बराबर क्या बोल दोगे? हाँ बोलो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, कुछ और होता तो क्या बोलते? प्लस 1/R4। टाइम पास कर रहे हो क्या? नहीं ना, इसको आगे बढ़ाते चले जाओ। यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। सही है क्या? ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे सीखते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, आजा बेटा काटना सिखाता हूं। तो ये तेरे पास है बेटे रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस। सर कुछ बताओगे? और हाँ सुनना, आर इक्वल टू क्या होता है बेटा? रो एल अपॉन ए। मैंने कट किया, कट ऐसे किया बेटा, काटने के भी तरीके होते हैं, तो आपने इसको ऐसे कट किया। अब आपने ऐसे कट किया तो एरिया में कोई चेंज नहीं आया, मटेरियल चेंज नहीं किया तो रो में चेंज नहीं आया, यानी आर प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया बेटा? एल। यानी जितनी लेंथ के टुकड़े होंगे उतने ही ज्यादा रेजिस्टेंस के भी टुकड़े होने वाले हैं। सही क्या?
आ जाओ। वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स यानी लेंथ की L/3 तो रेजिस्टेंस R की R/3। अरे समझो ना, देखो जरा 3 टुकड़ों में कट किया, ठीक है, प्लस वेट, ठीक है, 3 टुकड़ों में आपने कट कर दिया, जो टोटल लेंथ थी इसकी दैट इज L, तो इस वाली की लेंथ होगी मेरे पास L/3, ऑब्वियसली मैंने इक्वल टुकड़े में किया, इसको भी आपने बोल दिया L/3। तो सर रेजिस्टेंस का क्या हाल होगा? यस, अगर लेंथ L/3 वाला है तो रेजिस्टेंस भी L/3 होगा, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो, इसका रेजिस्टेंस हो गया R/3, इसका भी रेजिस्टेंस R/3, भाई होता क्या है इसको, और इसका रेजिस्टेंस भी हो जाएगा हमारे पास R/3, ठीक है। चलो, ये 3 चीजें तो हमारे पास हो गई। अब क्या बोला? 3 पार्ट में कर दिया, देन ज्वाइंड इन पैरेलल, जोड़े क्या? यस, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बेटा अभी हम सीख के आए हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू कितनी है बेटा? R/3। R2 की वैल्यू भी कितनी है बेटा? R/3 प्लस इसकी वैल्यू भी कितनी है बेटा? 1/R/3। तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा 1/R इक्विवेलेंट, बेस सभी का सेम है, तो R नीचे कितना हो गया बेटा? 3 कितना? 9। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा? R/9। एक चीज है जो मुझे बताने का है, जो मुझे सिखाने का है, सुनना, इसमें जो वैल्यूज है सबकी वो तो सेम है, पर देखो सबसे छोटी वैल्यू अगर किसी एक को भी पकड़ो तो वो जो वैल्यू है इनकी आपस में कितनी है? R/3। कितनी है बेटा? R/3। चलो, अब अगर इनकी वैल्यू की मैं बात करूं, R/3 यहां पर भी आ रहा है, R/3 यहां पर भी आ रहा है मेरे पास R/3, पर इनको जब मैंने इन सबको कंबाइन किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? R/9। इसका मतलब जब आप पैरेलल कंबाइन करते हो तो रेजिस्टेंस इनमें जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आता है। नोटिस कर पा रहे हो क्या? हाँ, जेई में शायद 24 में 24 में क्वेश्चन आया था, उन्होंने यही बोला था कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी स्मॉलेस्ट देन स्मॉलर, छोटे से भी छोटा। आई थिंक समझ गए हो गया यार, बेसिक सा क्वेश्चन है। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं आईटी को डिस्कस करूं, मेरा ये मतलब है कि हाँ आपको बेसिक का आइडिया होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, ये आपके पास बेसिक हो गया, कॉम्बिनेशन टू फाउंड, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, आई थिंक 2 पैसे का भी है, ठीक है, तो आप इजीली डील कर पाओगे, ठीक है। अब चलो, अगला है डिफाइंड इलेक्ट्रिक पावर। नहीं भाई, पावर के क्वेश्चन अभी आगे करने वाले, ये आगे आ गया बस, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। अब सुनो, इसको बेटा पढ़ाने से पहले मैं एक बार रेजिस्टेंस का, अभी तक मैंने सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बताया दैट इज पैरेलल, मैं एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन भी बता दूं, फिर हम आकर के इन सारे क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं कराने की कोशिश करूंगा, सो दैट आपको ऐसा हो कि हाँ आप इन चैप्टर में अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाए। और आपको इलेक्ट्रोस्टैट का अगर आपके वीडियो देखने हैं तो आप दोबारा से जाकर के देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। और 1-2 दिन में मैं दोबारा से आपको मैग्नेटिज्म वाला पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको ये तीनों ही पार्ट अच्छे से रेडी हो जाएं, ठीक है। अब आप इनको बार-बार देखें, अच्छे से देखें और कोशिश करें कि हाँ बोर्ड में आप बहुत अच्छे से डील कर पाएँ इसको, ठीक है क्या? चलो, अब सुनो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है पहले, चलो इसी को डील कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं उस पर, ठीक है। अब यार इसको सिखाने से पहले मेरे को तुम्हारे को एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, वरना फिर ये क्वेश्चन डील नहीं होंगे, ठीक है। चलो, क्या है वो कॉन्सेप्ट? चलो वही सीखने की कोशिश करते हैं। अब देख बेटा, जब भी देखो आप देखोगे स्लोप, क्योंकि इसमें ये देखो बन रही है स्लोप, और जो एंगल है हम देखते हैं एक्स एक्सिस से, देखो इसको जितना ऊपर बढ़ाते जाएंगे इसका मतलब उसकी स्लोप उतनी ज्यादा, और जो स्लोप होती है इसी को हम बोलते हैं बेटा tan थीटा। ये जो हम सीख रहे हैं, बेसिकली हम बेसिक्स सीख रहे हैं, बेसिक सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बेसिक नहीं सीखेंगे तो हम उलझ के रह जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं चीजें हमारे को रटनी पड़ेंगी, और कितना रटोगे मेरे भाई, सब कुछ तो पड़ा हुआ है।
पूरा आपको ग्रामर एंड ऑल जो भी पढ़ा हुआ है सारा कुछ तो रटने का है, क्या क्या रट के जाओगे। तो मेरे भाई सीखो, एटलीस्ट ऐसा हो कि कम से कम हम साइंस को तो ना रट रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो, जो स्लोप है वो है tan थीटा, और हमारे को इस आइडेंटिटी का मतलब पता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या मतलब है, कैसे है, सिखाऊंगा ना। देखो ठीक है, अब देखो आपने बोला कि सर एक्स एक्सिस से जो भी जितना ऊपर ये जाएगा, ध्यान सुनना, एक्स एक्सिस से जितना ऊपर ये जाएगा उसी को बोलते हैं स्लोप या tan थीटा। क्या मतलब है इसी का, सीखो। ये जो एंगल है इसको आपने बोल दिया थीटा। अब देखो जरा, एक प्रॉपर्टी आती है, अब सुनना है, पर चलो पहले बेसिक सीखते हैं। देखो यहां पर आपने एक लाइन ड्रॉ किया, इसको आप बोल रहे हो परपेंडिकुलर, इसको आप बोल रहे हो बेस। ठीक है, कुछ कुछ देखो ये वैसे ही बन गया जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, अब कैसे डील करने वाला है इसी को सीखो। तो tan थीटा हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब याद करो, तो tan 0 डिग्री, tan 45 डिग्री, और tan 90 डिग्री। ठीक है, tan 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, tan 0 की वैल्यू कितनी, 0, tan 45 कितना, 1, tan 90 कितना, इन्फिनिटी, और इसी को बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। होता है ना कि उसके और मेरे बीच का प्यार जैसे tan 90, उसके लिए नॉट डिफाइंड, मेरे लिए इन्फिनिटी। सीरियस नहीं होना भाई, ठीक है। तो tan 90 क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी, या फिर क्या बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। चलो ठीक है, अब सुनो, देखो जैसे जैसे तुम थीटा की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे तुम थीटा की वैल्यू को मेरे भाई बढ़ाते जा रहे हो, tan थीटा बढ़ता जा रहा है। क्या tan थीटा बढ़ने का मतलब है कि स्लोप बढ़ता जा रहा है क्या, यस। पक्का, सीखे क्या आ जाए। ठीक है, अब सुनो, तुम्हारा बेसिक तो क्लियर हो गया, तो सर क्या करें बेसिक का, आ जाना क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, बैठा क्यों है। ठीक है, अब सुनो, आई अपॉन वी, तो देखो जरा सबसे पहले देखो आई अपॉन बी का मतलब क्या है। वी इक्वल टू हम सीख के बैठे हैं आई इंटू आर, तो जो बोले वो लिख लो, पहले आई अपॉन बी लिख लो। आई को मैंने बोल दिया परपेंडिकुलर है, ये कौन है बेटा, बेस, तो इसको बोल दिया परपेंडिकुलर, इसको बोल दिया मेरे भाई बेस। चल आजा, परपेंडिकुलर आई और बेस को बोल दिया मैंने बी, चल बोल तो दिया। अब देख, आई के साथ में आर आ रहा है, तो भाई अब जो आर आएगा वो कहां आएगा, नीचे, या आई अपॉन वी तेरे पास क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या इसी को तू बोलेगा tan थीटा, क्या, यस। अब अगर यही तेरे को tan थीटा बोलना है, क्या tan थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है बेटा, तो क्या बोलेगा, हाँ बता, tan थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, यानी जिसका tan थीटा ज्यादा डेफिनेटली उसका रेजिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं है ना। चलो, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा देखो, थीटा सबसे कम इसका, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, तो चलो स्लोप का रेशियो लिखते हैं। मेरे को पता है स्लोप जिसका ज्यादा होगा जिसका थीटा ज्यादा हो जाएगा। इस वाले का एंगल बोल दो थीटा 2, इस वाले का बोल दो थीटा 1, इस वाले का बोल देंगे थीटा 3। थोड़ा सा वियर्ड बना है पर ठीक है, काम चलाओ यार। ठीक है, अब सुनो, स्लोप सबसे ज्यादा किसका, बोलो हाँ, सबसे ज्यादा कौन बन रहा है, थीटा 3, देन थीटा 2, नहीं थीटा 1, देन आ जाएगा हमारे पास थीटा 2, थीटा 2। वही सेम चीज स्लोप का हाल हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो R3, R1, R2, जस्ट उल्टा रेशियो हो जाएगा। स्लोप सबसे छोटा, स्लोप सबसे छोटा, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, तो इसका इसका स्लोप सबसे छोटा, तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, ये रेशियो हो जाएगा। तो R2 ज्यादा है, फिर R1, देन लास्ट में आएगा R3। आई थिंक इतना मेरे मेहनत करने का कुछ तो फायदा निकला होगा। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एंड वीआई कर्व। भाई वीआई कर्व था, सॉरी यहां पर आईवी कर्व था, पीछे वीआई कर्व है, मतलब समझ के बैठ लो। ठीक है, चलो यहीं पर देखो, अगर मैं यहां पर भी स्लोप देखती हूं, मैंने tan थीटा जगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया, और मैं देख रहा हूं कि v इक्वल टू क्या मैं बोलता हूं, i इंटू आर। तो क्या बोल सकता हूं बेटा, v अपॉन
आई इक्वल टू क्या बोल सकता हूं बेटा, आर। यानी इस बार जो स्लोप प्रोपोर्शनल टू आर है वो क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस। अगर मेरे को कंपेयर करने का आता तो मैं ये समझ जाता कि जिसका स्लोप ज्यादा, अगर इस जगह पर एक और स्लोप ज्यादा बना था तो भाई जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि कर्व कौन सा है, वी आई। वहां पर क्या था, आई बी, इसलिए उल्टा रिलेशन आ गया था। हमारे को ये नहीं देखना, मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूं कि भाई कॉन्सेप्ट को डील कैसे करेंगे, समझे क्या। चलो अब सुनो, तुम्हारे को अगर मैं बोलूं ड्रॉ ए लेवल डायग्राम फॉर दिस सर्किट, पहले एक बार हम वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, देखो इस जगह पर देखो, रीड करने की कोशिश करो इसको। इस जगह पर पोटेंशियल कितना है, 0.4। करंट की वैल्यू कितनी है, 0.1। मेरे को पता है जो मेरे को वैल्यू आ रही है V अपॉन आई डिवाइड करके, दैट इज व्हाट, आर। आर नहीं, सपोज मैं बोल रहा हूं R1। मैं एक टेबल बना लेता हूं जिसमें वैल्यू होगी और यहीं पर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को लिखता चला जाऊंगा, ठीक है। V अपॉन आई, इसके लिए बोलो कितना है, 0.4। इस वाले पॉइंट पर सपोज इसको पॉइंट हमने 1 बोल दिया, और जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, जो R1 की वैल्यू आ गई दैट इज कितना आ गया बेटा, 4 ओम। अगले पॉइंट पर चलो, 0.8, 0.2, 0.8, 0.2, इससे ये कैंसिल कर दो, कितना आ गया अगेन, 4 ओम। आगे चलो, 1.2, 0.3 रखो, 0.3, फिर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अगेन कितना आ गया, 4 ओम। तो आई थिंक ये वैल्यू कैसी आ रही है, सेम। क्यों सेम आ रही है, मैथ्स मैथ्स पीछे चलो। देखो जो भी tan थीटा है बेटा, जो वैल्यू बननी थी वो बन गई। लेट्स से 45 थी तो 45 बन गई। इसका मतलब जो स्लोप थी वो फिक्स हो गई। अरे मेरे भाई अगर स्लोप फिक्स हो गई है तो डेफिनेटली tan थीटा फिक्स हो गया, और tan थीटा फिक्स हो गया तो क्या tan थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है, चाहे प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, दोनों की वैल्यू कैसी हो गई, फिक्स। नथिंग इज वेरिएबल। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन अगर आ गई है तो सारी वैल्यू कैसे होने वाली है, सेम, क्योंकि वहां पर स्लोप कैसी हो गई, कांस्टेंट। इसका मतलब tan थीटा कैसा हो गया, कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं है, आ जाओ। इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर देखो, ये स्लोप चाहे जिस पॉइंट पर देखो डजंट मैटर एट ऑल, 2 किलोमीटर बढ़ा ले यार कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब जो भी तेरा रेजिस्टेंस है वो कैसे होने वाला है, सेम, दैट इज गोइंग टू बी कितना, 4। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा, ठीक है, आगे बढ़ो। अब सुनो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इस कितना, जो भी हमारे को गिवन है, ओम मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, आ जाओ। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास, रो एल अपॉन ए। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, मैंने बोला था जब भी बड़े क्वेश्चन दिखे, ऐसा मतलब बड़े क्वेश्चन तो क्या ही है, पर जो भी हमारे को ऐसे दिखे, सबसे पहले इनको फॉर्मूले को थोड़ा सा स्ट्रक्चरली मॉडिफाई कर लो, ताकि तुम्हारे काम के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से बन जाए, ठीक है। तो आपने क्या बोल दिया, एल इक्वल टू क्या बोल दिया बेटा, हाँ बोलो, आर ए अपॉन, साथ में क्या बोल दोगे आप, रो बोल दोगे, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 ओम। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, कहां गया रेडियस, ठीक है, रेडियस है हमारे पास सेंटीमीटर में। यहां पर रेजिस्टिविटी किस में है, मीटर में, नहीं चलेगा, चेंज करोगे, 0.01 कितना लिख दोगे, 10 टू पावर -2 मीटर। थोड़ा इसको बेटा और तमीज से कर लेते हैं, इसको भी अगर मैं 10 टू पावर -4 कर दूं तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू पावर -4, अब क्या बोल दूं मैं, मीटर। तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 टू पावर -4 का स्क्वायर, और रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 टू पावर -8। ये हमारे पास हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अब हमारे पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारे को लिख रखा है, जो कि हम जानते हैं पहले से कि 1/R1 प्लस 1/R2, जो भी होगा हम इसको जोड़ करके लिख लेते हैं। इसको कंप्लीट कट करना है, ठीक है। अब देखो, अगला कॉम्बिनेशन है बेटा हमारे पास सीरीज। सीरीज में कैसे डील करते हैं, पैरेलल में हम सीख के आ चुके हैं कि अगर इस तरह से जुड़े हुए होंगे तो हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा है वही तो हमारे को सीखने का है, ठीक है। अब आ जाओ सीखो। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो सारे के सारे एक लाइन में लगे हुए होते हैं। देखो इसमें करंट कितनी एंटर हुई, आई, यही करंट इसमें गई, यही करंट इसमें गई, यही करंट इसमें गई, और यहां से निकल के वापस आ गई। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल वाज सेम, यहां पर हो जाएगा करंट सेम। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन पहचान क्या है, आई कैसी हो जाएगी, सेम।
और करंट को मेजर करने के लिए बेटा हम एक डिवाइस यूज करते हैं, लाइक वहां पर देखो वोल्ट मीटर, वहां पर क्या यूज करने के लिए कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस। कहां लगा रहे थे, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में लगा रहे थे, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम होता था, पोटेंशियल। तो यहां पर सीरीज में क्या सेम होती है, करंट। अरे सही है क्या, ठीक है। तो सीरीज में अगर बेटा करंट सेम है तो करंट को मेजर करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, अमीटर। तो यहां पर बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारे पास। अब सुनो, मेरे को पता है कि ये जो बैटरी 20 वोल्ट की है बेटा, ये जो भी पोटेंशियल दे रही है, पैरेलल में वहां तो सेम हो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। 10 वोल्ट की बैटरी होती थी, 10 वोल्ट ही, तीनों रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस, सब पर 10 वोल्ट ही आते थे। यहां ऐसा सीन नहीं है, यहां ऐसा सीन नहीं है मेरे भाई। तो ये जो V पोटेंशियल है, ये इन तीनों में ही डिवाइड होने वाला है। तो V इक्वल टू, अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर V1 आएगा, यहां पर V2 आएगा, यहां पर आएगा V3। तो देखो इसके अक्रॉस पैरेलल में मैंने पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया, यहां पर भी वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, यहां पर भी तीनों पर ही वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। क्यों, ताकि वो क्या मेजर कर पाए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाए। इसको आपने V1 बोल दिया, इसको बेटा V2 बोल दिया, इसको आपने V3 बोल दिया। रेजिस्टेंस भी सबके अलग अलग हो गए, आप इसको R1 बोल रहे हो, आप इसको R2 बोल रहे हो, आप इसको R3 बोल रहे हो। चलो अब ये तो सेम हो गया, पर इन्होंने क्या बोला, वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंसेस विल बी डिफरेंट। अरे सही है यार, क्यों, क्योंकि V इक्वल में क्या बोल दूंगा, I इंटू R। आई तो सेम होगी पर रेजिस्टेंस थोड़ी सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होने वाला है, सबका अलग अलग होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसका मतलब पहले वाले पर पोटेंशियल जो V1 ने रीड करके दिया वो क्या देगा, I इंटू R1, V2 क्या देगा, I इंटू R2, V3 क्या देगा बेटा, I इंटू R3। आई जो है वो तो सब में सेम रहने वाली है, क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में क्या सेम होता है सर, पोटेंशियल सेम होता है। क्या मेजर करते हो, वोल्ट मीटर लगा करके मेजर करते हो। सीरीज में कैसे मेजर करते हो, मीटर लगा के। अरे यही तो पढ़ा यार, क्या पढ़ा दिया। और ओवरऑल सारा कुछ क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलो अब सुनो, अब अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी जो है वो 3 पार्ट में गया, V1 में गया बेटा, V2 में गया एंड V3 में गया। इन 3 कॉम्बिनेशन में आपने जोड़ करके इसको रख रखा है। अब आगे कैसे डील करेंगे, कैसे समझेंगे, वही तो सीखने वाली बात है, ठीक है। तो B को क्या बोल सकते हो आप, I इंटू आर, कौन सा लॉ, ओम्स लॉ ऑब्वियसली। I इंटू आर, आर किस में है बेटा, सीरीज। तो क्या बोला आपने, B1 को क्या बोल दिया, I इंटू R1, B2 I इंटू R2, और इसको क्या बोल दिया, I इंटू R3। अच्छा I सभी में सेम था, आपने कैंसिल कर दिया। R इन सीरीज क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या बोल दिया बेटा आपने, R3। आई थिंक इसमें तो कोई समस्या है नहीं यार। पैरेलल में कैसे जोड़ते थे सर, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, हाँ बोलो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सीरीज में क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, हाँ बोलो, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई थिंक दोनों क्लियर है। पैरेलल में क्या सेम होता था, पोटेंशियल। यहाँ क्या सेम हो जाएगा, करंट। पक्का, ठीक है। अब सुनो, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया था, याद हो, जहां पर हमें सीरीज और पैरेलल को जोड़ना था। अब चलो उसको डील कर लेते हैं। कौन सा था, हाँ ये। अब देखो बेटा, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पहले हम ये खोजते हैं कि किस किस को कैसे डील कर पाएंगे, ठीक है। चलो देखो, ये दोनों आपस में कैसे जुड़ रखे हैं, पैरेलल। पैरेलल, पहले ये लिख लो पहले, ये दोनों भी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं बेटा, पैरेलल। अरे बोला था एक के ऊपर एक ऐसे जुड़े हुए होंगे, ऐसे जुड़े हुए होंगे तो आप उसको पैरेलल बोलोगे, ठीक है। नोटिस करो, यहां से जो करंट चल रही है, अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा पैरेलल में तो कितने बन जाएंगे, एक। इन दोनों को भी जोड़ दूंगा तो कितने बन जाएंगे, एक। इसका मतलब देखो, जो इसमें करंट आ रही है वही करंट इस वाले में भी गई। और अभी तो सीख के आए हो कि जहां करंट सेम होती है वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सीरीज। वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है मेरे बेटे, सीरीज। और अगर ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तो इसको देखो कैसे डील करोगे, टोटल रेजिस्टेंस। चलो सबसे पहले इन दोनों पैरेलल को डील करते हैं। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या बोलने वाले हो, हाँ बोलो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R1 की वैल्यू बोलो, यहां पर किसी को भी बोल दो R1, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 अपॉन 60, ये कितना हो गया बेटा, 1 अपॉन 40। चलो देखो कैसे जोड़ोगे, 60 और 40 एलसीएम ले लो, 2400, ठीक है। कितना हो गया बेटा, ये 40, ये कितना हो गया बेटा, 60, कितना आ गया, 100 अपॉन 2400। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गई। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400 अपॉन 100। कैंसिल हो गए, हमारे पास कितना आ गया, 24 ओम। एक मैंने कुछ बोला था लाइन,
कि इन रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन सॉरी इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वहां पर जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, स्मॉल से भी स्मॉलेस्ट से भी स्मॉल आती है। इसमें स्मॉलेस्ट की वैल्यू कितनी है 40, उससे भी स्मॉल तुम्हारी वैल्यू आ रही है कितनी 24। अगर ये वैल्यू कभी तुम्हारी इससे भी ज्यादा आ जाए या 40 से भी 40 यानी स्मॉल से भी ज्यादा आ जाए, इसका मतलब समझ लेना कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, तुरंत उसको ठीक करो। पहचान में आया कि नहीं मैंने क्या बोला? ठीक है चलो, ये तो तुम्हारे पास हो गया। ये जो कॉम्बिनेशन था ये कौन सा कॉम्बिनेशन था? तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन था बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन था। अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो देखो इनको भी जोड़ो। हाँ बोलो कैसे जोड़ोगे? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 1/15 प्लस कितना हो जाएगा 1/10। एलसीएम लो बेटा कितना 150, कितना हो जाएगा ये 10 प्लस कितना हो जाएगा 15। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 150 अपॉन कितना हो गया 25, यानी वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम। अगेन स्मॉलेस्ट से भी स्मॉल आना भी चाहिए था, यस। अब बताओ क्या मैं इसको अगर सर्किट को रीड्रॉ करूं, देखो इन दोनों को कंबाइन करके मैं कितना जोड़ सकता हूं 6 ओम। यहां आपका मीटर हो गया, क्यों सीरीज में जोड़े हैं भाई करंट को मेजर करने के लिए। इन दोनों की जगह पर मैं एक रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा कितना 24 ओम का, और यहां पर मैंने एक बैटरी जोड़ दी 15 वोल्ट। बोलो कोई समस्या? नहीं है समस्या। सर आर इक्विवेलेंट कुछ आप बोलने वाले थे। हाँ बेटा सुनना, ये जो 6 और 24 है मेरे किस में आ गए सीरीज, और सीरीज में अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना बोलूंगा 6 + 24 दैट इज व्हाट बेटा 30। तो फाइंड द टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज कितना 30। पहले पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, अगर बी वाले पार्ट की बात करूं तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इक्वल टू V/R। V की वैल्यू कितनी आ रही है 15, R की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 30, कितना आ गया 1/2 यानी कितना 0.5 एम्पियर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम रेजिस्टेंस। मेरे भाई पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पढ़ के आ चुका हूं 10 बार बोल चुके हूं। इसका मतलब जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 10 और 15 वाला, दोनों पर ही पोटेंशियल कैसा रहेगा सेम। तो किसी एक पर निकाल लो, डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है सुनो क्या बोलोगे, देखो इसमें जो करंट गई है इन दोनों में ही, वो करंट की वैल्यू तो मेरे को पता है कितना 0.5 एम्पियर। ठीक है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उन पर पोटेंशियल कितना आ रहा है चेक करो। V इक्वल टू क्या बोल दिया आपने I इंटू आर, आई की वैल्यू 0.5, आर की जो वैल्यू आ रही है कहां गई 6, कितने वोल्ट आ रहा है 3 वोल्ट। कुछ गड़बड़ हो सकता है क्या सर, चेक कर लेना। V इक्वल टू इस पे चेक करो I इंटू आर, आई की वैल्यू बोलो कितना, वो तो 0.5 ही है। आर की वैल्यू बोलो कितना 24, कितने वोल्ट आ गया 12 वोल्ट। देखो 15 वोल्ट में से 3 वोल्ट यहां खर्च हुआ, 15 वोल्ट यहां खर्च हुआ, यस हमारे को कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या क्या? नहीं। अच्छा चलो एक और छोटी सी प्यारी सी बात बताता हूं, देखो बी कुछ तो तुमने क्या बोला आई इंटू आर, सीरीज कॉम्बिनेशन है, आई कैसा हो गया सेम। इन दोनों की बात कर रहा हूं जब कंबाइन कर दिया था यहां पर, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो इसने पोटेंशियल भी कितना खाया ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस कम इसने पोटेंशियल भी कितना खाया कम। मर्जी है यार, 1000 तरीके चेक करने के, जो मर्जी है करो, अल्टीमेटली क्वेश्चन सही होना चाहिए दर्शक। बोल बेटा कोई समस्या, कोई परेशानी, दुख दर्द पीड़ा कुछ तो हो, कुछ तो बता तू, मैं सब क्लियर करता हूं। ठीक है चलो, ये हो गया हमारे पास क्लियर। ठीक है ये भी हमने क्लियर कर लिया। ठीक है अब देखो अगला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो रेजिस्टेंस है, चार्ज के फ्लो को उसने रोका, चार्ज के फ्लो को भाई ने रोक तो दिया, पर खुद के लिए मुसीबत पाल ली कि खुद भी हीट होने लग गया। अब ये हीट जो है ये नुकसान तो है, लॉस तो है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को इसलिए थोड़ी बनाया था कि भाई तू करंट को रोक और उसके बाद तू खुद भी हीट हो जा, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर को जा रही है, वो हमारे को वेस्ट हो रही है।
पर क्या टोटल वेस्ट हो रही है? नहीं। कई बार हम ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसको हम यूज में ला सकते हैं। लाइक इन विंटर सेशंस हमारे को हीटर को यूज करना है, सीधी सी बात है, हम उसका हीटिंग इफेक्ट यूज कर लेंगे। सही है क्या? ब्लोअर हुआ, गीजर हुआ, ये सारे जो डिवाइसेस हैं, या आयरन हुआ, तो कहीं ना कहीं ये हीटिंग इफेक्ट पे बेस है और हम इनको यूज में ले आएंगे। सही है क्या? ठीक है, आ जाओ सीखो। अगर मैं यहां पर बात करूं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो बेटा सबसे पहले जो हमारे पास एक डिवाइस आती है, क्योंकि हम बार बार बैटरी को बोल रहे थे, लाइक आजकल आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या जो भी देखा होगा, तो देखो सब में एक ना एक बैटरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इनफैक्ट आप रिमोट भी यूज कर रहे हो उसमें बैटरी की जरूरत पड़ रही है, फोन यूज कर रहे हो उसमें बैटरी की जरूरत पड़ रही है। तो जो बैटरी है, वो जो सेल है, वो काम क्या है इसका, सीखो जरा। तो सेल जो होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो समझो, देखो आपने नाम सुना होगा ड्राई सेल, लिटरली वो भी ड्राई नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होनी है। तो वो भी इस तरह के कुछ होते हैं जिनको आपने बैटरी बोला। इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर रखा है, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन से वो हो रही होती हैं। और यहां पर देखो हमने दो इलेक्ट्रोड यूज किए, जो पॉजिटिव है इसको आपने क्या नाम दे दिया बेटा, एनोड, और जो नेगेटिव है इसको बेटा आपने नाम दे दिया कैथोड। ठीक है, ये हो गया आपके पास एनोड, ये हो गया आपके पास कैथोड। दोनों को मैंने उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया, जो डिवाइस बन गया दैट इज कॉल्ड क्या, बैटरी या सेल बोल दो उसको। ठीक है, अब सुनो, यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शंस थे इनके अंदर रिएक्शंस हुए और इस केमिकल एनर्जी को हमारे को किसमें चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिकल। बातें हमेशा सच नहीं है, सुनना। जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन होकर के हमारे को मिल रहा है, जब मैं चार्ज पर लगाऊंगा तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेरे को स्टोर भी तो करना है मेरे भाई, चार्ज भी तो करना है उसको। तो उस टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल में। समझ आया कि नहीं? इसका मतलब अगर कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में हो रही है, इसका मतलब डेफिनेटली डेफिनेटली सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, अरे डिस्चार्ज हो रहा है। मेरे बेटे क्लियर है कि नहीं है? आजा फिर बात करते हैं। चलो, अगर मैं यहीं पर बात करूं तो हमने सेल को यूज तो कर लिया, सेल हमारे को देगा क्या, पावर। सेल से हमारे को चाहिए पावर, क्या चाहिए, पावर। पावर क्या होती है, सुनो। ठीक है, अब सुनो, लेट क्यू चार्ज फ्लोज इन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब जो भी रेजिस्टेंस था जो कंडक्टर यूज कर रहे थे, और ये टाइम कितना लगा हमारे को, टी। पावर क्या होता है, सुनना, पावर को हम बोलते हैं रेट ऑफ वर्क डन। क्या, रेट ऑफ वर्क डन। कहीं पर भी वर्ड यूज हो जाए रेट, इसका मतलब इट इज डिवाइडेड बाय टाइम। क्या, कहीं पर वर्ड यूज हो रेट, इसका मतलब जो भी है डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस की बात, सॉरी पावर की बात करूं, तो पावर क्या है, रेट ऑफ वर्क डन। इसका मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या, टाइम। सही क्या? ठीक है। अच्छा, पीछे ही तो तुम पढ़ के आए हो, V इक्वल टू क्या हो रहा था तुम्हारे पास, W अपॉन Q। तो W को क्या लिख सकते हो, V इंटू Q। नई बात है क्या, नहीं ना? ठीक है, तो क्या बोल दिया तूने, Q इंटू V अपॉन क्या बोल दिया बेटा, टाइम। अच्छा देखो, क्या Q अपॉन T, अरे QT को क्या बोल रहे थे, V इंटू I। सही है क्या? तो पावर का क्या क्या फॉर्मूला आ गया, सीखो। रेट ऑफ वर्क डन, W अपॉन T। W को हमने क्या बोल दिया, Q इंटू V अपॉन टाइम। Q अपॉन T को क्या बोल सकता हूं बेटा, करंट। क्या, I इंटू V या V इंटू I? बोल, कोई समस्या, बोलना, कोई परेशानी नहीं है ना? चलना आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब सुनो, जो वर्क डन होता है कहीं ना कहीं उसी को हम बात कर रहे थे कि वर्क डन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। जो भी हम वर्क कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। तो इसी को मैं, और हीट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। तो क्या मैं वर्क डन को हीट से रिप्लेस कर दूं? यस, बिकॉज बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है क्या बेटा? सुनो, तो अब देखो जरा, मैं इसी को थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूं। वो ठीक है, फॉर्मूला तो हमारे पास सही है। P इक्वल टू आपने क्या बोल दिया, W अपॉन टी। मैंने बोला बेटा W को H अपॉन टी भी बोल दे, हीट अपॉन टाइम बोल दे। क्या तूने P को V इंटू आई बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। तो क्या तू H को क्या बोल सकता है, P इंटू टी। तो H को क्या बोल दिया तूने, हाँ बता, P इंटू टी। क्या P को तूने V इंटू आई नहीं बोला था? बोला था। I इंटू टी भी बोल सकता हूं। क्या I इंटू टी को देख जरा, क्या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं? यस, जैसे जैसे हमारे को जरूरत पड़ेगी। क्या मैं बी को एक और बार आई इंटू आर लिख सकता हूं? यस, इंटू क्या बोल दिया, आई इंटू टी। क्या बोल सकता हूं बेटा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। देख, वही सारा कुछ तो लिखा हुआ है यार, आएगा तेरे को, सब समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे ना डील मेरे भाई। ठीक है, अब समझो, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वाट। ठीक है, एनर्जी एट रेट, एनर्जी एट रेट, यानी ये क्या है, गिवन है हमारे पास,
एनर्जी अपॉन टाइम, Q अपॉन टाइम, या फिर इसी को बोल सकता हूँ H अपॉन टाइम, लिटरली कौन है, पावर, इसीलिए तो इसने 840 वॉट बोल रखा है, ठीक है। अच्छा यहीं पर थोड़ा सा और यूनिट को क्लियर कर लो बेटा। पावर की जो यूनिट होती है हीट के लिए, वर्क डन के लिए लिखते हो जूल, और टाइम के लिए लिखोगे सेकंड, और इसी को अपन बोल देंगे बेटा वॉट, जूल पर सेकंड और वॉट, ठीक है। और अगर सिर्फ हीट की बात करेंगे, हीट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वर्क डन, तो यहां पर जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी जूल। क्लियर करके रख लेना, पावर बोलेगा तो क्या बोलना है, जूल पर सेकंड या तो वॉट बोलना है। और अगर मैं इसकी बात करूंगा, दूसरे वाले की बात करूंगा, हीट की बात करूंगा या वर्क डन की बात करूंगा, क्या यूनिट बोलोगे, जूल, हो तो पीछे पड़ के आ चुके हो। समस्या है कोई, नहीं ना, चलो अब सुनो। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी इतने वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट, एंड 360 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम वोल्टेज इज कितना, 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन द ईच केस, ठीक है। करंट की बात करूं, पहले में देखो P गिवन है और वोल्टेज है 220 वोल्ट, V गिवन है। P इक्वल टू हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, V इंटू आई। पावर की वैल्यू कितनी है बेटा, 840। V की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 220, कितना बोल दूं, I। और I सबसे पहले मैंने आयरन की बात की तो I में लिख दूंगा आयरन, आयरन मैन नहीं भाई, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल। तो यहां से करंट हम निकालेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अगला क्या बोल रखा है, रेजिस्टेंस भी बताने, ठीक है, चल बता देंगे भाई, हमें क्या दिक्कत है। तो P इक्वल टू, हमने एक और फॉर्मूला भी तो देखा था बेटा, क्या बोला था, हाँ बोलो। टाइम गिवन है क्या हमारे को, नहीं, ठीक है, कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो इससे पीछे चलो, P इक्वल टू आपने क्या बोल दिया, V इंटू आई, ठीक है। अब अगर इसको अपन चेंज करेंगे, वन द मिनिमम द वोल्टेज, व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, बिना टाइम के रेजिस्टेंस कैसे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब समझे जरा, P इक्वल टू मैं लगा दूंगा बेटा आई स्क्वायर आर इंटू टी। याद करो जब भी वॉट बोलेगा, वॉट मतलब जूल पर सेकंड, तो बेसिकली ये जो टाइम गिवन है हमारे को, वैल्यू कितनी गिवन है, 1 सेकंड, जो टाइम की वैल्यू है, तो हमारे को इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड रखूंगा, रखूं ना रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ बोलो बेटा, P अपॉन क्या हो जाएगा, आई इंटू स्क्वायर, ठीक है। P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 840। आई की वैल्यू कितनी निकाल लिया आपने, यही 84 अपॉन, हाँ बोलो 22, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। आई थिंक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, और सेम चीज जो हो जाएगी वही हम सेकंड में भी फॉलो कर लेंगे। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की आपको समस्या है, ठीक है। अब देखो, जो ये हीटिंग इफेक्ट है, जो मैंने गीजर का नाम लिया, जो भी मैंने ब्लोअर का नाम लिया, जो भी हमने आयरन वगैरह जो भी यूज किए, हर एक में जो हमारे को यूज हो रहा है वो कौन सा इफेक्ट यूज हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हीट इज अनडिजायर्ड, बोला ही मैंने, क्योंकि रेजिस्टेंस में हमने करंट का फ्लो कराया, उसने अपोज किया, और उस अपोज करने की वजह से उसके अंदर हीटिंग आई, वो हमारे किसी काम नहीं आई, वो एनवायरमेंट को चली गई। पर यार कई बार मैं इसको यूज भी कर सकता हूं, ठीक है, कि ये एनर्जी है ये इसमें हीट में कन्वर्ट करेगी, समटाइम्स इट इज यूजफुल, लाइक जो भी आपने नाम दिया, टोस्टर, ओवन, इलेक्ट्रिक केटल एंड ऑल। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट, जो कि हम टंगस्टन यूज करते थे, और ये इतने डिग्री जो भी हमारे को 3380 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पर भी ये एक तरह से मेल्ट नहीं होता, इतना झेल जाता है, क्योंकि हम इसमें क्या यूज कर रहे थे, टंगस्टन यूज कर रहे थे। टेम्परेचर को याद रखें, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कितना, 3380, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बेटा, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब मैं एक बार दोबारा से 2 मिनट जल्दी से दो, और जल्दी से रिकॉल करो कि मैंने क्या क्या बोला। चलो, हमने चार्ज को शुरू किया, क्या था, लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमने क्या बोला, चार्ज का फ्लो ही क्या है, करंट। करंट को मैं बोलूं कंट्रोल करने के क्या काम में क्या लिया था, रियोस्टेट, क्या था, वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस, मतलब बना रहा था वो, जिससे कि हम कंट्रोल कर रहे थे किसको, करंट को, ठीक है। देन हमने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लगा था, ताकि हमारे को चार्ज को मूव किया जिसके करंट को चलाने के लिए, ठीक है। क्या ओम्स लॉ ने क्या बोला कि भाई जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे करंट उतनी ज्यादा या कम हो जाएगी, अरे सही है क्या, ठीक है। हमने एक स्लोप देखा, क्या देखा था बेटा, स्लोप कैसे देखा था, हाँ बोलो, क्या होता था स्लोप, tan थीटा, थीटा बढ़ाओगे तो स्लोप बढ़ेगा, क्योंकि tan थीटा बढ़ेगा, अरे बोलो भाई, ठीक है। चलो ये चीज तो हमारे पास हो गया था। अब हमने आगे आकर के क्या सीखा, चलो
फिर हमने क्या कॉम्बिनेशन सीखा, सीरीज एंड पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था बेटा हमारे पास, पोटेंशियल कैसा होता था, सेम। क्या 1 by 1 जुड़े होते थे, यस। किससे मेजर किया, वोल्टमीटर। फिर हम सीरीज में जुड़े होते थे, क्या सेम होता था, करंट। करंट को किससे मेजर किया था, अमीटर। कहां कनेक्ट करोगे, सीरीज में। अरे बोलो भाई, पैरेलल में एक स्पेशल बात थी क्या, यस, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। पक्का, ठीक है। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, देखो 2 और 3 को कैसे जोड़ा था, R1 प्लस R2। अरे बोलो, इसका मतलब 2 प्लस 3, मिनिमम बोलो यहां पर कितना है 2, पर वैल्यू कितनी आ रही है 2 और 5। अच्छा 2 और 3 जोड़ो, यहां देखो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी थी 3, पर जो रेजिस्टेंस आया कॉम्बिनेशन वो कितना आया 5। क्या लार्ज से भी लार्जेस्ट आ रहा है, यस। तो स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट, वहां कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल। लार्जर देन द लार्जेस्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज। बोलो बेटा कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अब सुनो, आगे हमने क्या बोला, सेल को यूज किया, क्या करता है, क्या करता है, हाँ क्या, केमिकल एनर्जी किसमें कर रहा था, इलेक्ट्रिकल में। कब, जब क्या हो रहा था, डिस्चार्ज। अरे बोलो भाई, ठीक है। अब मैं बोलूं रेट ऑफ वर्क डन क्या था हमारे पास, पावर। अरे ये तो सीखा, आई थिंक इजी है क्या, यस। चलो अब आपको जो भी अगले चैप्टर चाहिए, जो भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आप उसको बताएं, मैं उसको आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, या डेडिकेटेड उसी टाइप के वीडियो बना दूंगा, या किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, आप मेरे को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं उसको, ठीक है। इसके जो नोट्स चाहिए, आप चाहे तो बना ले वीडियो को पॉज कर करके, या फिर आप बोले तो मैं आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको इसके नोट्स के पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे, और अच्छे से पढ़ाई करें, खुश रह के पढ़ाई करें, प्रोग्रेस जरूर होगी लाइफ में।